हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का सिविक्स बुक नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे जिसका नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। देखिए, पहला नंबर है प्रश्न 1। यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे? इनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें। देखिए, पहला है देश का। जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। तब तो यह बिल्कुल रूप से अलोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में सभी को वोट डालने का अधिकार है, जितने भी वयस्क हैं सबको। ख नंबर, देश एक ही पार्टी बीते वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। इसको हम लोग पक्का नहीं बोल सकते, क्योंकि पार्टी का चुनाव हो रहा है और लोग ही चुनाव कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि केवल एक ही पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अनेक, इसलिए इसको हम लोग पक्का नहीं बोल सकते हैं। ख नंबर देखिए, पिछले 3 चुनावों में शासक दल के पराजय का मुंह देखना पड़ा। ये हो सकता है, ये लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि एक शासक दल होगा तो शासक दल अगर पराजय हो रहा है तो कोई अन्य दल भी होगा, इसलिए ये कंफर्म है कि लोकतांत्रिक है। घ नंबर देखिए, यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। जब चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि लोगों के द्वारा ही जो है शासक का चुनाव हो रहा है, इसलिए यह भी अलोकतांत्रिक है। देखिए यहाँ पर क नंबर को अलोकतांत्रिक, ख पक्का नहीं, ग लोकतांत्रिक और घ अलोकतांत्रिक। फिर देखिए दूसरा नंबर है, यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे? इनके आगे लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें। देखिए, देश च है। संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती है, तो यह अलोकतांत्रिक है, क्योंकि जो संसद है वही सभी कानून बनाती है। फिर देखिए देश 6, संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। यह लोकतांत्रिक है, क्योंकि जो संसद है अगर वह न्यायपालिका के अधिकार को कम कर देगी तो लोग कैसे कोर्ट जाएंगे और अपना यदि उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा तो कैसे वे लोग न्याय प्राप्त करेंगे। इसलिए यह लोकतंत्र देश की विशेषता है। संसद जो है न्यायपालिका के अधिकारों को नहीं कम कर सकता। फिर ज नंबर देखिए, देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल रूप से अलोकतांत्रिक है, क्योंकि देश का मन है वह किससे संधि करना चाहता है, किससे नहीं संधि करना चाहता है। दूसरा देश इसमें क्या कर सकता है? लोकतंत्र देश स्वयं स्वतंत्र होता है, वह अपना फैसला खुद लेता है। झ नंबर देखिए, देश के अधिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते। यह अलोकतांत्रिक है, क्योंकि यदि देश की अर्थव्यवस्था, देश का शासन यदि कोई बैंक का अधिकारी चलाएगा तो जनता के द्वारा चुना गया शासक कैसे शासन कर रहा है, इसलिए यह बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। फिर देखिए तीसरा नंबर, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों? का नंबर में है, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, तो लोकतंत्र के पक्ष में है। खा नंबर देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकराव को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती है। ग नंबर देखिए, लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है, ये भी लोकतंत्र के पक्ष में है। लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं, जरूरी नहीं है कि समृद्ध ही हों। तो ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है दूसरों की तुलना में टकराव को ज़्यादा अच्छी तरह से सुलझाती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि नियम कानून के होता है। अगर वहीं कोई राजतंत्र होगा तो कोई 2 लोगों में टकराव होगा तो एकदम ज़रूरी है कि वहाँ पर युद्ध होगा ही, जबकि लोकतंत्र में जो होता है ऐसा युद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर जनता के द्वारा जो है चुना गया शासक ही शासन करता है। इसका उत्तर देखिए, लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसे भी लोकतांत्रिक देश हैं जो आज पिछड़े हैं, या फिर ऐसे भी लोकतांत्रिक देश हैं जो आज विकास कर रहे हैं, जबकि ऐसे ऐसे राजतंत्र रह चुके हैं या फिर अभी भी ऐसे राजतंत्र देश हैं जो बिल्कुल समृद्ध हैं। आगे देखिए, लोकतंत्र के पक्ष में यह अच्छा तर्क नहीं है, क्योंकि भारत जैसे कुछ लोकतांत्रिक देश अब भी आर्थिक रूप से विकसित हो रहे हैं, जबकि संयुक्त अरब
अमीरात जैसे राजतंत्र वाले देश आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो लोकतंत्र है वह आर्थिक रूप से समृद्ध ही होगा। फिर देखिए चौथा नंबर, इन सभी कथनों में कुछ चीज़ें लोकतांत्रिक हैं तो कुछ अलोकतांत्रिक। हर कथन में इन चीज़ों को अलग अलग करके लिखें। का नंबर में है, एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठनों द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। ये लोकतांत्रिक है क्योंकि जो मंत्री होता है संसद में ही अपना प्रस्ताव रखता है, उसके बाद जाके कुछ कानूनी बनता है। तो यह लोकतंत्र देश की विशेषता है। खा नंबर देखिए, चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमानों पर मतदान में गड़बड़ी की गई थी। यह भी लोकतांत्रिक देश की ही विशेषता है, क्योंकि अगर चुनाव में कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो चुनाव आयोग जो होता है वह स्वतंत्र है कि वह दोबारा चुनाव करा सकता है। ग नंबर देखिए, संसद में औरतों को प्रतिनिधित्व कभी भी 1% तक नहीं पहुंचा है। इसी कारण महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की है। यह भी जो है लोकतांत्रिक देश की मतलब विशेषता है। अगर किसी को अपना हक नहीं मिल रहा है तो वह अपना हक मांग सकता है। आज लोग आप भी देखिएगा SC ST के लिए भी आरक्षण है, महिलाओं के लिए भी आरक्षण है। हर जगह जॉब में है या फिर सत्ता में है, हर जगह महिलाओं के लिए या फिर SC ST के लिए आरक्षण दिया हुआ है ताकि वे लोग भी आगे बढ़ सकें। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, लोकतंत्र में अकाल और भूखमरी की संभावना कम होती है। यह तर्क देने का इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा कारण सही नहीं है। का नंबर देखिए, विपक्षी दल भूख और भूखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सके, यह बिल्कुल सही है। फिर देखिए ख नंबर, स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबर दे सकती है, यह भी सही है, कोई भी अखबार छाप सकता है। ग नंबर देखिए, सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है, यह भी सही है, क्योंकि पराजय का डर होता है इसलिए जब चुनाव आता है तो जो सत्ता में है लोग MLA MP ये सब रहते हैं ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, घर घर जाते हैं या फिर सड़क बनवाते हैं, नल सब लगवाते हैं, जुलूस निकालते हैं, फिर समारोह का आयोजन करते हैं। इस प्रकार से फिर स्पीच रखते हैं, अपनी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं। तो पराजय का एक तरह से डर रहता ही है। घ नंबर देखिए, लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। फिर देखिए इसका उत्तर घ नंबर हो जाएगा कि इनमें से कारण सही नहीं है। घ नंबर देखिए, यह कहने के लिए तर्कसंगत नहीं है कि लोकतंत्र में अकाल और भूखमरी की संभावना कम होती है। यह इसलिए है कि किसी तर्क को मानने और उस पर आचरण करने व अकाल को दूर करने में परस्पर कोई संबंध नहीं है। मतलब ये जो घ नंबर है इसका अकाल आने से क्या संबंध है, इसीलिए यह तर्क जो है यह तर्क बिल्कुल अलग है भूखमरी और अकाल की संभावना से, इसका कोई नाता ही नहीं है, इसीलिए यह कारण सही नहीं है। घ नंबर। फिर देखिए 6 नंबर, किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया है। इन गांवों के लोगों ने एक बैठकी की और अपनी ज़रूरतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है। का नंबर देखिए, अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना। ग सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना। घ सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। तो ये जो घ नंबर है ये बिल्कुल गलत है, ये अलोकतांत्रिक देश की विशेषता है। लोकतांत्रिक देश में घूस देना, रिश्वत देना या फिर लेना दोनों मना है। अंग्रेज के ज़माने से ही ऐसा था कि अंग्रेज़ों को जो भारतीयों से रिश्वत नहीं लेना है, और वही अभी तक कानून बनते आ रहा है, क्योंकि रिश्वत लेने से हर किसी तक जो है सरकार की मदद नहीं पहुंच पाता है, इसलिए यह बिल्कुल गलत है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तक का जवाब दे। ये इन तर्क का जवाब दे होगा, तक का नहीं, तर्क का जवाब दे। का नंबर, सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। देखिए इसका उत्तर देखिए,
सेना देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु यह लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं है, इसलिए यह एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन नहीं कर सकती है। बेशक सेना सबसे अधिक अनुशासित एवं भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, तथापि कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता कि सेना तानाशाह नहीं बनेगी। ऐसे शासन के अधीन नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। उदाहरण के लिए जनरल आगस्तो पिनोशे ने शासन के अधीन चिले की जनता को कष्ट भोगना पड़ा। मतलब जरूरी नहीं है कि जो सेना है वह अनुशासित है या फिर कुशल है शासन करने के लिए, तो यही जो है देश को अच्छी तरीके से चला सकता है, क्योंकि एक तो इनका चुनाव जो है लोगों के द्वारा भी नहीं होता है, और दूसरी बात क्या गारंटी कि जो सेना का जो जनरल होगा, वरिष्ठ अधिकारी होगा, वह तख्ता पलट नहीं करेगा, तानाशाह नहीं करेगा, अपनी मनमानी नहीं करेगा। इसलिए यह बिल्कुल गलत है कि अगर सेना जो है अनुशासित है, कुशल है शासन करने में, तो वही जो है देश का शासन अच्छी तरीके से चला सकता है। फिर खा नंबर देखिए, बहुमत के शासन का मतलब, यहाँ ऊपर रेफ छूट गया है, मूर्ख है, और अशिक्षितों का राज। हमें तो होशियारों की ज़रूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों ना हो। देखिए इसका उत्तर, सभी लोग कुछ सीमा तक समझदार हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार सिद्धांत के अनुसार हमारे देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को मतदान का अधिकार है। समाज के कुछ वर्गों की अनदेखी करना अनुचित होगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो अभी शिक्षित है, साक्षर देश है। यहाँ के जो 50%, 60%, 78% तक के लोग जो है साक्षर है। इसलिए ऐसा कहना गलत होगा कि कुछ लोग अशिक्षित हैं तो जो देश के शासन व्यवस्था चला रहे हैं या फिर देश की जो सरकार को चुन रहे हैं वे लोग मूर्ख हैं। फिर देखिए ग नंबर, अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की ज़रूरत होती है, तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाए। देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। जरूरी तो नहीं है कि अगर हम कुछ मसला हो जाए तो हम लोग धर्म गुरुओं के पास जाते हैं, तो देश का शासन भी जो धर्म गुरु है वे ही चला सकते हैं या फिर वे ही अच्छी तरीके से चला सकते हैं, जरूरी तो नहीं है। इसका उत्तर देखिए, तीसरा कथन खतरनाक है। राजनीतिक में धर्म को शामिल करने से गंभीर विवाद पैदा हो सकता है, क्योंकि भारत जैसे कई धर्मों के देशों में अपनी विचारधाराओं में पारस्परिक मतभेद के कारण धर्मगुरु विनाश का कारण बन सकते हैं। विश्व इतिहास में अभी तक किसी भी धार्मिक राजनेता द्वारा चलाई जा रही सरकार सफल सिद्ध नहीं हुई। धर्म को किसी भी देश के राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर कोई किसी विशेष धर्म के गुरु का यदि देश में शासन रहेगा तो वे अपने धर्म के लोगों के लिए ही करेगा, दूसरे के लिए वह ध्यान नहीं देगा, और यह बिल्कुल अलोकतांत्रिक हो जाएगा, क्योंकि कोई खास धर्म का ही जो है गुरु है वह शासन कर रहा है। क्योंकि और लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए कि जितने भी देश में रहने वाले लोग हैं सभी के वयस्क मताधिकार के द्वारा ही उनका शासन चुना जाए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों। का देखिए, बेटी से बाप, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता। हमारे परिवार में बच्चे वहीं शादी करते हैं जहां माँ बाप तय कर देते हैं। यह तो अलोकतांत्रिक है। देखिए इसकी व्याख्या देखिए का नंबर, पहला कथन अलोकतांत्रिक है क्योंकि लड़की को उसकी अपनी शादी के बारे में राय व्यक्त करने के अवसर से वंचित किया जा रहा है। यह कथन लोकतंत्र सापेक्ष नहीं है, क्योंकि बेटी को अन्य लोगों द्वारा उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। उस लड़की को अपने पति के साथ पूरा जीवन गुजारना है, इसलिए अपना पति चुनने के लिए उसे पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। फिर देखिए ख नंबर, छात्र से शिक्षक, कक्षा में सवाल पूछकर ध्यान मत। दूसरा कथन अलोकतांत्रिक है क्योंकि छात्र को प्रश्न पूछकर अपना संशय दूर करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यह अलोकतांत्रिक नहीं होगी यदि कोई छात्र अपने अध्यापक से प्रश्न करे। सबसे अच्छी चीज जो एक अध्यापक कर सकता है वह यह है कि वह छात्रों से कहे कि कक्षा समाप्त होने के उपरांत बच्चे प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं, किंतु उसे छात्रों के प्रश्न के उत्तर देने चाहिए। मतलब यदि आप कोई सवाल पूछते हैं, यदि टीचर आपका
आपका सवाल का जो है जवाब नहीं देता है तो यह अलोकतांत्रिक होगा, क्योंकि शिक्षक जो है बच्चों के क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए या फिर उसको सिखाने के लिए ही होते हैं। लोकतंत्र देश में सभी को जो है शिक्षा का जो है अधिकार है, इसलिए यदि टीचर उसको शिक्षा से वंचित कर रहा है, जो वह जानना चाहता है उससे वंचित कर रहा है, तो यह अलोकतांत्रिक होगा। का नंबर देखिए, अधिकारियों से कर्मचारी हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। इसका उत्तर देखिए। तीसरा कथन लोकतांत्रिक है क्योंकि यह ऐसे नियम या कानून की मांग करता है जो कर्मचारियों के लिए लाभप्रद हो। कर्मचारी सदैव ही कानूनी मानकों के अनुसार अपने अधिकारी से किसी चीज़ का अनुरोध या मांग कर सकते हैं, अतः यह कथन लोकतांत्रिक मूल्यों के सापेक्ष है। मतलब जो काम करने वाले हैं या फिर कर्मचारी हैं, वे यदि उनको कुछ कमी हो रहा है तो वे अपना मांग जो है अधिकारियों तक रख सकते हैं, अधिकारियों के सामने रख सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतंत्र कहेंगे या नहीं। अपने फैसले के पीछे के तर्क भी बताएं। का नंबर देखिए, देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होता है। उत्तर देखिए, यह ऐसा देश लोकतांत्रिक है क्योंकि देश के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार है और नियमित रूप से चुनाव कराए जाते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर ख, देश के अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया। ऋण के साथ यह शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चे में कमी करेगी। उत्तर देखिए, लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा में बढ़ोतरी करता है। एक लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करती है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च में कमी करना लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं होगा, इसलिए ऐसा देश लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक देश शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च में कमी के लिए सहमत नहीं होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर ग, लोग 7 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है जिसे देश के 52% लोग बोलते हैं। देखिए का नंबर, राष्ट्रभाषा एक भाषा हो सकती है क्योंकि ऐसी चीज़ व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय एकता लाती है, किंतु अन्य भाषा को भी उनके संबंधित क्षेत्र में प्रोत्साहित करना चाहिए। मेरा विचार है कि यह अलोकतांत्रिक नहीं है। यदि कोई देश ऐसा करे कि किसी एक भाषा को जो है इम्पोर्टेंस अधिक दे और जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर वे अपनी मातृभाषा बोल रहे हैं, जो वे लोग बोल सकते हैं, या तो लोकतांत्रिक देश ही होगा। जैसे भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वह हिंदी है, परंतु यहाँ पर इंग्लिश भी चलता है, पंजाबी भी चलता है, फिर ओडिशा भी चलता है, मूड़ा भी चलता है, संथाली, पर हर भाषाएँ बोली जाती हैं और हर भाषा के जो है शिक्षा, हर भाषा में जो है शिक्षा भी प्रदान किया जाता है। फिर देखिए घ नंबर देखिए, सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया है। सरकार ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। यह जो है लोकतांत्रिक देश की विशेषता है, क्योंकि अगर सरकार की कुछ नीतियाँ गलत है तो संगठन संयुक्त रूप से जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं। फिर देखिए अंगा नंबर, देश के रेडियो और टेलीविज़न चैनल सरकारी हैं। सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खबर छापने के लिए अखबारों को सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। यह तो अलोकतांत्रिक देश की विशेषता है, क्योंकि जो न्यूज़ है वह फ्री है, वह कुछ भी छाप सकता है। सरकार गलत करता है तो उसको भी छाप सकता है और सरकार सही करेगा उसको भी छाप सकता है। यदि सरकार न्यूज़ पर कंट्रोल कर ले, सरकार की बस उसमें अच्छाइयाँ छापे, तो यह तो एक तरीके से अपना ही बढ़ाई करना हो गया। तो यह बिल्कुल अलोकतांत्रिक देश की विशेषता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिका के बारे में 24 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ के समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। आमदनी की असमानता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विभिन्न वर्गों की भागीदारी घटने बढ़ने के रूप में भी सामने आई है। इन समूहों की सरकार के फैसले पर असर डालने की क्षमता भी इससे प्रभावित हुई है। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें थी, देखिए, सन 24 में एक औसत अश्वेत परिवार की आमदनी $9 थी, जबकि गौर परिवार की आमदनी $162
औसत गोरे परिवार के साथ अश्वेत परिवार से 12 गुना ज़्यादा संपत्ति थी। मतलब यह लोगों की मेंटलिटी ही होता है, क्योंकि अमीरी गरीबी में जो है लोग फ़र्क करते हैं। फिर अगला देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में $75 से ज़्यादा आमदनी वाले परिवार के प्रत्येक एक में से 9 लोगों ने वोट डाले थे। सही लोग आमदनी के हिस्से से समाज के ऊपरी 2% आते हैं। दूसरी ओर $15 से कम आमदनी वाले परिवार के प्रत्येक 10 में से सिर्फ 5 लोगों ने ही वोट डाले। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 10 होना चाहिए। आमदनी के हिस्से से ये लोग सबसे निचले 2% हिस्से में आते हैं। मतलब वहाँ पर जो है आय के अनुसार जो है वोट डालने का अधिकार था, तो यह भी जो है भेदभाव था। फिर अगला देखिए, राजनीतिक दलों का करीब 95% चंदा अमीर परिवारों से ही आता है। इससे उन्हें अपनी राय और चिंताओं से नेताओं को अवगत कराने का अवसर मिलता है। यह सुविधा देश के अधिकोष नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। अधिकतर नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर जो है यह वर्ड मिस्टेक है। मतलब अभी यहाँ पर भी देखिएगा, इंडिया में भी जो फैक्ट्री वाले होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वे लोग अधिक जो है कर टैक्स देते हैं, तो सरकार जो है उनकी बात जो ज़्यादा सुनती है। यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है। जो अधिक टैक्स देते हैं तो सरकार उन लोगों को ज़्यादा ध्यान देता है। यदि वे कहीं पर फैक्ट्री बनाना चाहते हैं और गांव को खाली कराना है, तो गांव को सरकार जो है खाली करा देती है। लोगों को ये नहीं सोचती है कि वे कहाँ रखेंगे। तो यह भी भेदभाव है, आज इंडिया में भी हो रहा है और पहले जो है अमेरिका में भी यही कानून था। देखिए, जब गरीब लोग राजनीति में कम भागीदारी करते हैं तो सरकार भी उनकी चिंताओं पर कम ध्यान देती है। गरीबी दूर करना, रोजगार देना, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की व्यवस्था करने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना दिया जाना चाहिए। मतलब जैसे कोई गांव में कम जनसंख्या है, वहाँ से कम वोट आता है, तो सरकार वहाँ पर ध्यान नहीं देती है। जबकि शहर में लोग अधिक रहते हैं, वहाँ पर जो वोट की संख्या वो ज़्यादा है, तो सरकार जो है लोगों को, मतलब शहर के लोगों पर ज़्यादा ध्यान करती है, सड़कें बनवाते हैं। जबकि गांव में देखिएगा लोग कच्चे सड़क पर चलते हैं। तो यह भी एक कमी है। भारत में भी बिल्कुल ऐसा ही है, परंतु अभी कुछ लोग जो है अच्छे, कुछ नेता अच्छे हैं, तो गांव में भी आजकल पक्की सड़कें आ रही हैं। यही 10 साल पहले गांव में भी कच्ची सड़कें थी, कच्ची सड़कें ही रहती थी। हमारे गांव में भी यही कुछ 3-4 साल से ही जो है पक्की सड़कें हैं, उससे पहले कच्ची सड़कें ही थी।